गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मंडे के टॉप 20 में आप सबका स्वागत है। इस शो का आइडिया है कि अगले आधे घंटे में 20 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आपके सामने प्रेजेंट कर दिए जाए। अब वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का लॉजिक जो होगा वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर, वो आपका ब्रोकर आपको गाइड करेगा। अपन यहाँ पे मिलके होमवर्क कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है फ्राइडे को हम थर्सडे के पेन से रिकवर हुए थे, वो रिकवरी और आगे तूल पकड़ रही होगी। 150 पॉइंट का गैप है, आधे % से ज्यादा मजबूती के साथ कामकाज की शुरुआत हो रही है। और वजह है मेरे ख्याल से जो ग्लोबल रीसेट हो गया है। ट्रम्प के टैरिफ्स गिरे, उसके बाद अब 15% अब ग्लोबली नए टैरिफ्स अनाउंस करे गए नए सेक्शन के अंतर्गत। बहुत कुछ हुआ, डेवलपमेंट्स। पिछले शो में बहुत बातचीत हो गई, अगले शो में और बातचीत कर लेंगे, लेकिन यह है आपके सामने समीकरण। 150 पॉइंट का गैप, और जो एशिया में कामकाज कर रहे हैं मार्केट्स बढ़िया कर रहे हैं। यूएस थोड़ा सा सल्क कर रहा है क्योंकि उनके लिए तो अब वो टैरिफ्स लॉजिकली उनको जो पिछले एक साल में बटोरी हैं वो पैसा भी वापस करना पड़ सकता है अगर उसको खारिज कर दिया गया है टैरिफ की रूलिंग को। तो थोड़ा सा ग्लोबल थोड़ा सा अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, ध्यान रखिएगा। और ट्रम्प साहब को गुस्सा आ गया है। गुस्सा वाला आदमी पता नहीं क्या क्या करे तो देखते रहेंगे, नजर रहेगी। और ऊपर से ईरान का कंसर्न है ही है। भाई साहब, मूड कैसा? शुरुआती स्टॉक्स कौन से हैं? देखिए, मूड तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन ओवर द वीकेंड जिस प्रकार से खबरों का फ्लो देखने को मिला, खासतौर पर यूएस से, इसने ग्लोबल मार्केट्स को काफ़ी हद तक चौंका दिया। और इसके इम्पैक्ट को अभी तक लोग समझ ही रहे हैं कि दरअसल क्या हुआ है। अब कुछ रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं जिससे थोड़ी सी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। सीधे तौर पर आपको बता दूं कि भारत से जितने एक्सपोर्ट्स होते हैं यूएस में, इसमें तकरीबन 55% जो हिस्सेदारी है ये अब 15% के टैरिफ के दायरे में देखने को मिलेगी। बाकी के जो 40% है वो एग्जेम्प्टेड है। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फार्मा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ये आ जाएगा। लेकिन साथ में जो बाकी का बचा हुआ है वो सेक्शन 232, जिसमें पहले भी हायर टैरिफ्स थे, वो अभी भी लागू देखने को मिलेंगे। तो मोर और लेस अगर आप देखें तो भारत के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि मार्केट ने उम्मीद लगाई थी कि तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन गिफ्ट निफ्टी फिलहाल सिर्फ 150 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। खबरों के लिए आज से बड़ा एक्टिव डे है। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर शुक्रवार के सत्र में भी हमने देखा था कि ऑफलोस की बहुत बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। कुछ स्टॉक्स में मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी हुए हैं, तो ऐसे स्टॉक्स को अपनी लिस्ट में शामिल किया है। और सबसे पहला स्टॉक है, खबरों के चलते आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ पर आप रखिएगा खास नज़र। और दरअसल जो चंडीगढ़ ब्रांच में फ्रॉड की खबर आई, 590 करोड़, अपने आप में साइज़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब इस स्टॉक को आपको सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। मैं कारण इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आज 8 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल होस्ट की है कंपनी ने, इसके इम्पैक्ट को समझाने के लिए और पूरी न्यूज़ को एनालिस्ट को समझाने के लिए दरअसल क्या हुआ है, क्या इम्पैक्ट है और आगे की क्या ट्रेजेक्टरी है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर भी उन्होंने नियुक्त कर दिया है। लेकिन फिलहाल के लिए आप देखें तो क्या क्लैरिटी और हाइलाइट्स 8 बजे के बाद आएंगे, ये अभी मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। 7:30 बजे, अभी और आधा घंटा बचा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। फिलहाल के लिए क्योंकि खबर नेगेटिव है, इसके लिए सिर्फ इस खबर के चलते स्टॉक को इन रेड लेके चल रहा हूँ। लेकिन लाइकली पॉसिबल है कि अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, क्लैरिफिकेशन मार्केट को अच्छा लगे, तो हो सकता है कि रिकवरी भी यहाँ पर देखने को मिले। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक स्टॉक है जहाँ पर फंड का एक्शन देखने को मिला है, वो है एस्टर डीएम हेल्थ केयर। और पूरे हेल्थ केयर और हॉस्पिटल स्पेस की चर्चा तो लगातार इस शो में हम करते ही रहते हैं, हर तिमाही नतीजों में करते हैं कि बहुत बढ़िया रेजिलियंस और ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब एस्टर डीएम में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का भरोसा बढ़ा है और इनकी तरफ से जो एक्सचेंज पर नोटिफिकेशन आया वहाँ पर ये बता रहे हैं कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने अतिरिक्त 2.2% हिस्सेदारी इस कंपनी में खरीदी है। और अब इसी के साथ जो इनकी हिस्सेदारी वो बढ़कर 7% होगी। एक्सचेंज का अनाउंसमेंट यहाँ पर देखने को मिला है और स्पेस बड़ी अट्रैक्टिव है। इसी के चलते एस्टर डीएम स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। अब ये टैरिफ सुनने में तो सब अच्छा लग रहा है, पर जब पढ़ो तो लॉजिकली लगता है कई सारे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैं पहले टाटा स्टील को मेंशन करता हूं, इन रेड रख रहा हूं, जबकि स्टील स्टॉक्स इवन फ्राइडे को भी बहुत दमखम में थे। अच्छा, एक तो टाटा स्टील को आप स्टैंड अलोन नेदरलैंड्स का धंधा और यूके के धंधे के हिसाब से देखते हो। इस अब जो ट्रेड के नए समीकरण आए ना, ग्लोबल रीसेट हुआ, सबसे बड़ा धक्का तो मेरे ख्याल से यूके को पड़ा है। उनके साथ जो ट्रेड डील यूएस की हुई थी वो 10% पे हुई थी और अब टेक्निकली वो भी दुनिया के साथ 15% टैरिफ पे आके खड़े हो गए। दूसरा, पिछले हफ्ते तेजी के पीछे रीजन थे
सब वो कह रहे थे सेक्शन 232 वाले जो तीनों हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर और स्टील, जिसपे 50% टैरिफ इस समय लगी हुई हैं, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि उनको रिविजिट करने की तैयारी, लोअर करने की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टील स्टॉक्स में और जोश बढ़ गया था। पर ये जिस तरह का हुआ है ना डेवलपमेंट, आई डाउट अब तो ट्रम्प प्रशासन जो है रिटेलिएशन मोड में आ गया है। अब ये इस तरह की कोई फेवर्स ग्रांट करना, चाहे यूके को हो या इवन स्टील को हो, ये थोड़ा सा अनलाइकली सा लग रहा है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, चाइना अब इन सब चीज़ों में आपके लेवल प्लेइंग फील्ड पे आके बैठ गया है, क्योंकि आपका है नहीं 15%, चाइना का भी 15% हो गया, आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर का। अब आज मूड अच्छा है, 150 पॉइंट का गैप है, तो थोड़ा सा आप बस वॉच पे रखिएगा, कोई ट्रेड वेट का तो लॉजिक है नहीं। गैप के बाद देखिएगा पोजीशनिंग कैसी बैठ रही है। इसी लॉजिक के साथ वेल्सपन लिविंग को रेट कर रहा हूं। अच्छा, वेल्सपन लिविंग हो या मैं इंडो काउंट बोल दूं या गोकुलदास बोल दूं या इवन एसआरएफ बोल दूं, अवंती फीड्स बोल दूं, सबका लॉजिक सेम ही है। मैं सिर्फ वेल्सपन लिविंग के थ्रू स्टोरी समझा रहा हूं और कोई रीजन नहीं है। अंटिल फ्राइडे क्या था, चाइना पे हायर प्यूनिटिव टैरिफ्स थी, वो 35 से लेके 54% के ब्रैकेट पे। आपके पास एक डेफिनेट एज था, आप तो रिड्यूस होकर 18% पे आने की तैयारी कर रहे थे, तो स्टॉक्स पचा के जा रहे थे। आप वो सारा एज चला गया, और चाइना आपसे होम टेक्सटाइल्स में सबसे तगड़ा कॉम्पीट करता है यूएस के एक्सपोर्ट्स के लिए। तो अब आपके पास वो लेवल प्लेइंग फील्ड है नहीं, आपका हायर यूएस एक्सपोजर है, डायरेक्टली बेड और बाथ लिनन के लिए चाइना की इंटेंसिटी ज्यादा स्ट्रांग है। तो थोड़ा सा इसलिए लॉजिकली लाल लेके चल रहा हूं, और जो मैंने बाकी नाम लिए उनके लिए भी सेम लॉजिक बैठता है, तो मैं लाल रख रहा हूं, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से। देखते हैं आज बिहेवियर कैसा रहता है इन स्टॉक्स का। भाई साहब, अगले दो कौन से? अगले दो स्टॉक हैं मेरी लिस्ट में जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, और टेक्निकल तौर पर देखें तो कुछ स्टॉक्स बड़े अट्रैक्टिव लग रहे हैं और कुछ के चार्ट्स हो गए हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर। मैं बात कर रहा हूं सुज़लोन की, और ये स्टॉक कैसा है जिसके अच्छे नतीजों के बाद भी ये स्टॉक में रीबाउंड रिवर्सल देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट बहुत बार टीवी पर भी हमने मैनेजमेंट को सुना है, कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स भी आई हैं, ऑर्डर विन की खबरें भी देखने को मिली, लेकिन इस स्टॉक के अंदर एक इनहेरेंट वीकनेस यहाँ पर साफ नजर आ रही है। ये मार्केट में ऊपर की तरफ टिक नहीं पा रहा है। तो इसका बस चार्ट आपके साथ एक बार शेयर करना था कि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब फिलहाल आप देखें तो मई 2024 के लेवल पर आ गया, यानी मई 2024 से लेकर अब तक के जितने गेंस थे पूरे साफ हो चुके हैं, अपने रीसेंट स्विंग हाई से तकरीबन 30% नीचे है। ऐसे में अगर मार्केट ज़्यादा गिरता है, ऑफ हाइज होता है, या किसी दिन वीकनेस हावी होते हैं छोटे मझोले स्टॉक्स पर, तो सुज़लोन इस स्टॉक पर आप नजर रख के चल सकते हैं। पिछले एक साल में इसने निवेशकों का बहुत पेशेंस टेस्ट किया। हालांकि ये भी बात सही है कि जिस प्रकार का पूरा रिवर्सल और रिबाउंड इनके बिजनेस में देखने को मिला, स्टॉक में भी इम्पैक्ट आया। नीचे से तो बहुत चला हुआ स्टॉक है, लेकिन अब फिलहाल थोड़ी सी सुस्ती के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके चलते सुज़लोन इस स्टॉक को रखेंगे इन रेड। लेकिन इसी के सामने एक और पावर कंपनी है जिसका चार्ट हो रहा है बहुत बेहतर, लगातार बढ़िया स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ एनटीपीसी के। बहुत ही क्लीन सेटअप है, और इसका सेटअप आपको और अच्छी तरीके से देखना है ना, तो आप एक बार इसका रेंको चार्ट देख सकते हैं, जहाँ आपको नजर आएगा कि प्रायर डाउन ट्रेंड था, उसके बाद इसने एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनाया, इसके बाद का ब्रेकआउट है, और ये स्टॉक पोजिशनल तौर पर बहुत बढ़िया है। इंट्राडे बीटीएसटी शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं, आप थोड़ा सा लंबा समय देंगे तो हो सकता है कि सेफ स्टॉक है, अच्छी सरकारी कंपनी है, बढ़िया गेंस यहाँ पर बन जाए, तो एनटीपीसी इस स्टॉक को रखेंगे इन ग्रीन। दो क्यूज, क्योंकि ग्लोबली इस तरह की अनसर्टनिटी बढ़ती ही चली जा रही है। इवन टैरिफ का मामला जो है वो हो, दूसरी तरफ ईरान को लेकर कंसर्न जो माउंट हो रहे हैं, सबके बीच में हो क्या रहा है, आपको कंफर्ट ऑफ प्रेशियस मेटल्स में वापस नजर आ रहा है। तो वीकेंड का डेवलपमेंट ये कहता है सोना और चांदी। हम 3:30 बजे फ्राइडे को स्टॉक मार्केट के लिहाज से सोने को छोड़ के गए थे $5,052 प्रति आउंस पे। आज सुबह का भाव डॉक्टर साहब दिखाइएगा, मेरे ख्याल से 5170, 5180, 5160 के लेवल्स पे खड़ा हुआ है। हम जहां छोड़ के गए थे उससे $110 ऊपर। ऐसे ही चांदी स्क्रीन पर आएगा आपके 80.5 पे छोड़ के गए थे भाई साहब, 87 पे चांदी खड़ी हुई है। सीधे सीधे मुथूट फाइनेंस को रखिए स्क्रीन पे, इन ग्रीन लेके जा रहा हूं, और हिंदुस्तान जिंक को इन ग्रीन लेके जा रहा हूं। अगले दो
अगले दो स्टॉक है मेरी लिस्ट में, फोकस रखिएगा। एक तो वोल्टास है, और वोल्टास के स्ट्रक्चर की चर्चा लगातार हम कर रहे हैं, पिछले शायद 2-3 हफ्ते हो गए। एक बार इसका फंडामेंटल तर्क आपको बताया था कि चौथी तिमाही बेटर होगी, Q1 और बेहतर देखने को मिलेगा। तो अगले दो रिजल्ट सीजन की क्लैरिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि अर्निंग्स तो बढ़िया देखने को मिलेगी। रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर ये स्टॉक टिका हुआ है, 2-2.5% की तेजी के साथ शुक्रवार को बंद हुआ। और साथ में आप देखें तो अब जिस प्रकार से गर्मियों की शुरुआत हो रही है, मैं चेक कर रहा था कि कल मुंबई का इस सीज़न का सबसे गर्म दिन था, और अभी मतलब गर्मियों की तो शुरुआत भी नहीं हुई है। 36.3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यहाँ पर मुंबई में रिकॉर्ड हुआ। तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ऐसे में इनकी ज़्यादातर बिक्री स्क्यूड गर्मियों के सीज़न के लिए होती है। तो वोल्टास इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चलेंगे। एक स्टॉक और है जिसमें एक रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर का ब्रेकआउट है। वीकली चार्ट्स पर स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। मैं बात कर रहा हूँ पेट्रोनेट एलएनजी की। लेकिन ये भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसको आप शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करें। ये पेशेंस टेस्ट करता है, थोड़ा चलता है फिर रुक जाता है, फिर चलता है फिर रुक जाता है। तो अगर आपके अंदर धैर्य है तभी आप पेट्रोनेट एलएनजी पर फोकस करेंगे। और देखिए, ये स्टॉक जाना जाता है कि कोई बड़े मूव यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। शायद ही कोई दिन होता है जब आप देखेंगे कि पेट्रोनेट एलएनजी जैसा स्टॉक 4-5% चल जाए, 1-1.5-1.25% इसी रेंज में घूमता रहता है। शुक्रवार को भी 1.5% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। चार्ट मुझे बढ़िया लग रहा है, रिवर्सल यहाँ पर इंडिकेटेड है। तो पेट्रोनेट एलएनजी इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। रेलटेल कॉर्पोरेशन कंसोर्शियम को 1136 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र में ऑर्डर मिला है। तो रेलटेल के साथ कंसोर्शियम में कौन था? अशोका बिल्डकॉन। अब 1136 करोड़ रुपए ये बॉल पार्क एस्टिमेट्स हैं, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो बेसिकली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके वो अपडेट्स करने हैं। पर पेज की लागत बता रहे हैं 24.75 रुपए। हिस्टोरिकली 5 साल में कितना पेज करते थे एनुअली, उससे उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसीलिए बॉल पार्क है कि इतने के आसपास की डील की वैल्यू होगी। रेलटेल और अशोका बिल्डकॉन इन ग्रीन। ब्रेक के उस पर लौट के आए तो अगले 4 पे बातचीत। के बाद आपका स्वागत है, और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। पेट्रोनेट एलएनजी के बाद किया इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक ऐसा है जिसका चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब पूरा आप देखें तो कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल स्पेस, ये भी बढ़िया कर रहा है। और इसी के साथ आप देखें तो ये किया इंडस्ट्रीज जैसे जो स्टॉक्स हैं, क्योंकि इनकी भी ऑर्डर बुक कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से बहुत हद तक जुड़ी हुई है, इंफ्रा एक्टिविटी से, तो इसका एक बेनिफिट मिलता है। एक बार किया इंडस्ट्रीज का आप रेंको चार्ट स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको नजर आएगा कि क्या बड़े मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और मल्टी ईयर का ब्रेकआउट है, ये रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर अब जाने की तैयारी है। और इसके ऊपर अगर इस हफ्ते की क्लोजिंग हो गई इतनी एटीआर वैल्यू के साथ, तो स्टॉक में और बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिलेगा। पैटर्न बहुत अच्छा है, ट्रेंड बहुत अच्छा है, और पूरा फेवरेबल सिनेरियो किया इंडस्ट्रीज के लिए फिलहाल के लिए बन रहा है। तो एक बार चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया, अच्छी तरीके से देखिए। इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। टीवीएस मोटर्स यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा। और मुझे याद है पिछले हफ्ते हम बड़े विस्तार से इसकी चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से बजाज ऑटो है या फिर टीवीएस मोटर्स, दोनों ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट को बहुत अच्छी तरीके से स्केल किया। इनका जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स और सर्विस नेटवर्क है, इसका बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिला है। और इन्हीं तर्कों के साथ आज यहाँ पर नवामा की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहाँ पर ये बड़े टारगेट्स दे रहे हैं। तकरीबन देखिए 3,808 रुपये की क्लोजिंग है, 4,300 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। और ये बता रहे कि जो ईवी ट्रांजिशन हो रहा है टू व्हीलर में, इसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंपनी प्लेस्ड है। इनफैक्ट एक कंपेटिटिव एडवांटेज भी इनको मिल रहा है। और बाकी का इनका आप देखें तो कोर पोर्टफोलियो तो अच्छा कर ही रहा है। ओवर द ईयर्स हमने देखा कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग दूसरे देशों में भी बढ़िया है, एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, नए लॉन्चेस काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग है। तो टीवीएस मोटर्स इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। ओके, अगले 2 स्टॉक्स में यूपीएल को रख तो ग्रीन रहा हूं, क्योंकि खबर अपने आप में अच्छी है। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को मंजूरी, आसान शब्दों में यूपीएल अपने एग्री सॉल्यूशंस और यूपीएल कॉर्प के बिजनेस को, क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस को एक अम्ब्रेला में लेके आ रही है, जिसे अलग से लिस्ट कराया जाएगा। बचा हुआ बिजनेस क्या रह जाएगा? एडवांटा का, यानी कि वो स्पेशलिटी केमिकल्स का। तो 2 लिस्टेड एंटिटीज की तैयारी, वैल्यू अनलॉकिंग का प्रपोजिशन। पर पिछले हफ्ते खूब वॉल्यूम स्पाइक हो रखे हैं यूपीएल में, तो थोड़ा सा वॉच पे रखेंगे। दूसरा, जब मैं चाइना के साथ वो नए समीकरणों की बात कर रहा हूं, ग्लोबल रीसेट की बात करूं, तो यूपीएल भी उसमें एक नेगेटिव हो जाता है। तो आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा। अपने आप में रिस्ट्रक्चरिंग और वैल्यू अनलॉकिंग ग्रीन है, पर आई डाउट ये बहुत मीनिंगफुली चल सकता है आज। इंडियन होटल्स, क्योंकि इकरा ने इसकी क्रेडिट रेटिंग रिवाइज करी, इनफैक्ट रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है, इसीलिए ग्रीन कर दिया। अगले 2
अगले दो स्टॉक है मेरे लिस्ट में। एक तो L&T अनडिस्प्यूटेड, बहुत बार इसकी चर्चा कर दी है कि किस प्रकार से वेल डाइवर्सिफाइड है। इनके पास क्लीन एनर्जी है, हाइड्रोजन है, साथ में आप देखें तो इनका जो डेटा सेंटर का कारोबार है वो भी कर रहा है। इंफ्रा एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी चल रही हैं। अब यहाँ पर जेफरीज की तरफ से एक अच्छी रिपोर्ट भी आई है, हालांकि ये Q3 को असेस करते हुए रिपोर्ट है तो मैं इसको ज़्यादा मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ है। L&T अनडिस्प्यूटेड है, अच्छा लग रहा है, इसके लिए इन ग्रीन रखा है। आखिरी स्टॉक है विजया डायग्नोस्टिक्स। यहाँ पर आप रखेंगे खास फोकस, कारण ये है कि MK ग्लोबल की मुलाकात हुई है कंपनी के मैनेजमेंट के साथ और उसके बाद जो रिपोर्ट निकाली है इसमें तकरीबन 300 रुपये ऊपर के टारगेट से 1300 रुपये के करीब का टारगेट मिल रहा है और ये बता रहे कि इनका जो एक्सपांशन प्लान है ये इन्हें पसंद आ रहा है, तो विजया डायग्नोस्टिक्स रखा है इन ग्रीन। लास्ट दो में NHPC बोर्ड ने 2 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स 5,700 करोड़ रुपए के 2 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को मंजूरी दी, ग्रीन करा। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाल करा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस बैंक को डी इम्पैनल कर दिया है। तो अब वहां से, हालांकि इन्होंने अपडेट दिया है कि हमारे डिपॉजिट्स का इतना ही वहां से आता है वगैरह वगैरह, लेकिन अपने आप में बहुत अच्छा मोमेंटम वाला स्टॉक है। मैं इसको रेड रख रहा हूं। खबर पे 10-10 पूरे, ब्रेक के उस पार टीम्स का एक रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। शुरुआत मैंने की IDFC फर्स्ट बैंक के साथ, इसके अलावा सुजलॉन है, एस्टर DM हेल्थकेयर, यहाँ पर आप नजर रख के चलेंगे। NTPC का टेक्निकल सेटअप है काफ़ी बढ़िया। वोल्टास की लगातार चर्चा कर रहे हैं। पेट्रोनेट LNG, केया इंडस्ट्रीज, TVS मोटर्स पर नवामा की तरफ से रिपोर्ट आई है। L&T और विजया डायग्नोस्टिक्स, इन स्टॉक्स को भी रडार पर रखें। 10 और जोड़ दीजिए इसमें, सिर्फ खबरों की वजह से लाल और हरे रखें। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का कोई मन हो तो एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। टाटा स्टील, वेल्सपन लिविंग और AU स्मॉल फाइनेंस को लाल रखा था, तो मुथूट, हिंदुस्तान जिंक, रेलटेल, अशोका बिल्डकॉन, UPL, इंडियन होटल्स और NHPC अलग अलग रीजंस के चलते आज इन ग्रीन।